टू प्रिसीजन प्रेप। कल 30 मई है और हमारा एग्जाम बिल्कुल सर पे आ गया है। 30 मई को एग्जाम है, 2:30 पे आपका एग्जाम है टिल 5:30। अपने अपने सेंटर सबने चेक कर लिए होंगे, पहले भी एग्जाम हो रखा है। अब सिर्फ हमारे पास कौन सा यूनिट रह गया है एंटरप्रेन्योरशिप और न्यू वेंचर प्लानिंग के लिए? यूनिट 5। फर्स्ट यूनिट 1 2 4 हमने कर लिए हैं, डिटेल्ड में किए हैं और उतना किया है कि पेपर उनमें से डेड श्योर है कि आने ही वाला है। अब जिन लोगों को 9 CGPA स्कोर करना है, ज्यादा CGPA 5 to 6 से ज्यादा जो लोग स्कोर करना चाहते हैं वो लोग यूनिट 5 स्किप नहीं कर सकते। बट दोज हु वांट कि हमने सिर्फ क्लियर करना है, सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए, चाहे 5 SGPA आ जाए या 6 SGPA आ जाए, दे आर गुड टू गो। वो फर्स्ट 4 यूनिट्स का जितना मैंने लेक्चर बनाया है आप उतना भी कर लोगे तो मोर देन सफिशियंट है। बट एक चीज है, जब आप यूनिट 5 करते हो ना, तो यूनिट 5 में जो चैप्टर्स हैं आपके 6 7 एंड 8, जो आपके 3 चैप्टर्स है ना, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके बारे में आपको ऑलरेडी नॉलेज है, बिकॉज 12th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने ऑलरेडी इन चैप्टर्स के बारे में बहुत ज्यादा किया है। सो हल्का सा ओवरव्यू आज के इस वीडियो में जो होने वाला है वो आप ले लो, सो दैट कि इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आएगा तो आपको पेपर खाली नहीं छोड़ के आना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द एग्जाम इज कि ग्रेजुएशन के एग्जाम जब आप लिखते हो ना, तो वहां पे आपको कोई भी क्वेश्चन, इवन ग्रेजुएशन के आप कभी भी कर रहे हो तो आपको इतना नॉलेज तो है कि आपको उसके बारे में कुछ चीजें पता होंगी। तो आपको जो भी पता है वहां पे पेन डाउन करके लिख करके आओ। 6 7 8 चैप्टर में भी यूनिट 5 में, I'm gonna टेल यू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स तीनों यूनिट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ, सो दैट कि आप अच्छे से कर लो। तीनों चैप्टर्स नहीं करने हैं, फर्स्ट 2 भी कर लोगे तो आपका यूनिट हो जाएगा, इसी में से एग्जाम होने वाला है। फर्स्ट 3 ये जो आपके चैप्टर्स हैं यूनिट 5 के अंदर, 6 7 एंड 8। 6 7 किससे रिलेटेड है? आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट से रिलेटेड पूरे यूनिट में। सेकंड इज रिलेटेड विद द HRM एस्पेक्ट, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड थर्ड इज रिलेटेड विद द मार्केटिंग। ठीक है, अब नाम सुनते ही आपको पता है कि मैम हमें तो बहुत कुछ पता है इसके बारे में, हम लिख कर ही आएंगे। ठीक है, तो एक डिस्कशन कर लेते हैं। डिस्कशन करने से क्या है ना कि माइंड में जो एक चीज बैठी हुई है कि हमने बिल्कुल नहीं किया, वो निकल जाएगा। और कल ही एग्जाम है तो आज जितना अच्छा कर लोगे कल उतना ही अच्छे से एग्जाम दे पाओगे। फाइनेंशियल एस्पेक्ट 6 चैप्टर जो है इसमें आप क्या क्या इंक्लूड करोगे कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होते क्या हैं, व्हाट इज योर फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये करना है। सेकेंड, देन यू हैव द सोर्सेज ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्लान्स, वो करने हैं। देन कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, विच इज अ मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी, अभी करते हैं। HRM जब आप करोगे, HRM से ना आई ऑलवेज हैव बीन सीइंग कि 6 मार्क का एक क्वेश्चन आता है जिसमें वो आपसे इंपॉर्टेंस ऑफ HRM जरूर पूछता है, तो ये क्वेश्चन नहीं छोड़ के जाना। नेक्स्ट, रेस्ट क्या हो सकता है आपको पता ही है। इसके अलावा क्या होगा आपसे, स्टाफिंग हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया, ट्रेनिंग है, तीनों को डिटेल में, स्टाफिंग का प्रोसेस, रिक्रूटमेंट दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल, फिर आपका ऑफ द जॉब एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑल दो चैप्टर जब आप डिटेल में करोगे तो बहुत सी चीजें और हैं, सिर्फ 12th वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ध्यान में रखना है कि आपको एटलीस्ट उतना लिख के आना है जिसके बारे में ना आपको नॉलेज है। ठीक है, देन वी कम टू द मार्केटिंग। मार्केटिंग में अगेन आपके 4 P's इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सिर्फ 4 P's भी कर जाओ मार्केटिंग में, देन यू आर गुड टू गो। ठीक है जी, चलिए अब हम थोड़ा डिटेल में करना शुरू करते हैं। तीनों चैप्टर का ओवरव्यू मैं आपको बता दे रही हूँ, लेकिन जिसने भी लगता है कि हमें नहीं करना है वो स्किप कर सकता है। फर्स्ट 4 चैप्टर से भी आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बट यस, इन ऑर्डर टू स्कोर मोर गुड CGPA, SGPA अच्छा होगा तो CGPA तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो 6 चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक ही क्या है आपका, फाइनेंस क्या होता है। इंट्रोडक्शन करने की नीड नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी सब चीजें आपके चैप्टर में कवर हो जाएंगी, सो नो नीड टू डू। देन कम टू योर मैनेजिंग द फाइनेंसेस। फाइनेंसेस इंपॉर्टेंट क्यों होता है, किसी भी बिजनेस में फाइनेंस इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज बिजनेस में फाइनेंस होगा तभी तो बिजनेस चलेगा। कल ही हम कर रहे थे कि जब बिजनेस प्लानिंग होती है तो वहां पे एक टाइप ऑफ फिजिबिलिटी टेस्ट करना रहता है, जिसे क्या कह देते हैं ना, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। अगर फाइनेंशियल फिजिबिलिटी टेस्ट नहीं होगा, सो हाउ वुड यू गेट टू नो कि उस प्रोजेक्ट के ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है, आपको लोन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, इकोनॉमिकली
वायबल है या नहीं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखने के लिए कौन से डिसीजंस इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाते हैं ना, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब वो कहता है फाइनेंसिंग डिसीजन, चाहे वो आपकी लार्ज फर्म हो, चाहे वो कैसी फर्म हो, आपकी स्मॉल फर्म हो, फॉर एवरी फर्म द डिसीजन इज इंपॉर्टेंट। सो एनी डिसीजन टेकन बाय एन एंटरप्रेन्योर वेल इन एडवांस, किसी भी चीज के रिगार्डिंग इन एडवांस जब एंटरप्रेन्योर एक फ्यूचर फाइनेंशियल एक्सपेक्ट्स को देखते हुए एक डिसीजन लेता है, उसे आप क्या कहते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है, ये तो कहाँ है आपका, ये घर में भी होता है। दैट इज हाउस होल्ड में बजट प्लानिंग करते हैं कि इस महीने इतनी सैलरी है तो इतना खर्च होना चाहिए, इतना सेविंग्स होना चाहिए। अगर आपका खर्च पूरा नहीं हो रहा तो सेविंग्स कैसे विड्रॉ कराना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल प्लानिंग। या डेफिनेशन कर लो कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज द फोरकास्ट, फाइनेंशियल फोरकास्ट मेड बाय द एंटरप्राइज इन द बिगिनिंग फॉर द फाइनेंशियल डिसीजंस। ठीक है जी, ये आप डेफिनेशन कर लो, इंपॉर्टेंट है, आएगा। अब देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये आप छोड़, अपने आप लिख लोगे कि फाइनेंशियल डिसीजंस होने क्यों चाहिए, किस किस के रिगार्डिंग फाइनेंशियल डिसीजन होता है। अगर किसी भी बिजनेस से आप बात करो तो किसी भी डिसीजन में जो फाइनेंशियल डिसीजंस आ रहे हैं, बिजनेस आ रहा है, वो क्या डिसाइड करेगा कि उसको कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट करना है ताकि अच्छा रिटर्न मिले, किस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में करना है, शॉर्ट टर्म करना है या लॉन्ग टर्म करना है, पैसा कैसे अरेंज करना है, मनी दैट इज बोरो करना है या अपना सेविंग्स यूज करना है। सो दिस इज ऑल द फाइनेंशियल डिसीजन, या आपके रूटीन और डेली फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए। याद है आपको, जो आपका एसेट इन्वेस्टमेंट होता है इसे आप क्या कहते हो, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, दैट इज टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। या तो आप फिक्स्ड कैपिटल में डालोगे, दैट इज द कैपिटल बजटिंग डिसीजन, या किस में डालते हो, डेली और फाइनेंशियल एक्टिविटीज में डालते हो, जिन्हें हम क्या कह देते हैं, योर वर्किंग कैपिटल फाइनेंशियल डिसीजन कह देते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यही भी है, आगे देखो यहीं पे है, ये रहा आपका। बस आप ये वाला पार्ट कर लो, ऊपर पूरे पैराग्राफ का बस इतना ही नटशेल आपका निकल के आ रहा है कि दैट ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल नीड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ परमानेंसी, परमानेंसी ऑर्डर पे अगर फाइनेंशियल नीड को हमें डिवाइड करना है तो हम कैसे डिवाइड करते हैं, कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल और आपका वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल को आप कैपिटल बजटिंग भी बोल सकते हो, और वर्किंग कैपिटल को आप क्या कह सकते हो, डे टू डे वर्किंग एक्टिविटीज में। और ऑन द पीरियड ऑफ अगर यूज है कि कितने टाइम के लिए यूज करना है, फाइनेंसिंग कैन बी डिवाइडेड एज ईदर लॉन्ग टर्म कैपिटल और फाइनेंस और आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल और फाइनेंस। ठीक है, जितना हो जाएगा। अब इनको डिटेल में करते हैं क्योंकि ये आपके आने के चांसेस ज्यादा है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके इंपॉर्टेंस से आप ये जान पाओगे कि आपको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ से लेना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। क्योंकि ये डिसीजंस ऐसे होते हैं, सपोज आपका फिक्स्ड कैपिटल की बात करें तो फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन आर अ काइंड ऑफ डिसीजंस, अगर आपने एक बार ले लिया दे आर नॉट रिवर्सिबल, आप उन्हें रिवर्स नहीं कर सकते। और अगर ये डिसीजन गलत हो गया, वंस अ रॉन्ग कैपिटल बस्टिंग डिसीजन इज टेकन, यू कैन नॉट सेव योर बिजनेस टू गेट डिस्ट्रॉयड, तो बिजनेस आपका डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल वर्किंग डिसीजन के बारे में आते हैं, वो पैसा जो आपका कहाँ पे इन्वेस्ट होने वाला है, इन फिक्स्ड एसेट्स, जैसे आपका लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट। फिक्स्ड एसेट्स हैं, दोज आर नॉट लिक्विड, टैंजिबल एसेट्स होते हैं। यहाँ पे आप अपना पैसा परमानेंटली यूज के लिए करोगे और लॉन्ग टर्म टाइम के लिए इन्वेस्ट कर दोगे। वर्किंग कैपिटल, जहां पे पैसा आपको किस काम के लिए चाहिए, आपके डे टू डे वर्किंग डिसीजंस के लिए चाहिए, जैसे रॉ मटेरियल टू पे द सैलरीज ऑफ द पर्सन, फिनिश गुड्स के लिए कितना चाहिए, तो वहां पे आपका क्या लगेगा, वर्किंग कैपिटल डिसीजन लगेगा। देन ऑन द बेसिस ऑफ द यूज, पैसा कितने टाइम के लिए यूज करना है, सो लॉन्ग टर्म कैपिटल एंड द शॉर्ट टर्म कैपिटल डिसीजन। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म कैपिटल क्या है, जहां पे पैसा मोर देन, ग्रेटर देन 5 years के लिए यूज होगा, वहां पे आपका कौन सा डिसीजन यूज होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल डिसीजन। अब यहाँ पे जब लॉन्ग टर्म कैपिटल की बात आती है तो कहते हैं जनरली पैसा कहाँ से आता है, ओनर्स इक्विटी, दैट इज ओनर की जो कैपिटल होती है वहां से जो है पैसा ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, या फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन लोगे, जिनको आप बैंक लोन भी कह सकते हो, फॉर ग्रेटर देन 5 years, एक लॉन्ग टर्म के लिए आप लोन लेते हो,
या फिर वहां पे आप हायर परचेज अग्रीमेंट बनाते हैं, ठीक है। हायर परचेज का पूरा एक चैप्टर होता है अकाउंट्स में, जहां पे आप एक सपोज यू आर बाइंग अ कार, या फिर आपने एसी बाय किया या कोई भी इक्विपमेंट परचेज किया, जहां पे आप कुछ डाउन पेमेंट करते हो एंड रेस्ट आर पेइंग ऑन द कैश, दैट इज हायर परचेज फैसिलिटीज। या आपको पैसा ऐसे काम के लिए चाहिए दैट इज लेस देन 1 ईयर, 1 साल से भी कम के लिए आपको पैसा चाहिए। अब अगर 1 साल से कम के लिए चाहिए तो उसके लिए बैंक लोन नहीं, बैंक ओडी ले सकते हो, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। यू कैन बाय फ्रॉम योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, और ये पैसा जनरली किसके लिए चाहिए होता है, आपके वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए होता है, ठीक है जी। अब इसमें वर्किंग कैपिटल में वो कहता है कि क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, ये आपका अकाउंट्स यहाँ पे यूज होगा। वर्किंग कैपिटल में व्हाट कैन बी यूज एज योर करेंट एसेट्स। सबको पता है करेंट एसेट्स क्या है, आपके डेटर्स हो गए, बिल्स रिसीवेबल हो गया, कैश चाहिए, है ना। सो ये सब किस में आ गए, आपके करेंट एसेट्स के अंदर। देखो यू हैव डेटर्स, फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल, पूरी इन्वेंट्री दे दी। इन्वेंट्री के 6 टाइप्स होते हैं, हम 6 के 6 लिख दो। दे कैन, बिकॉज ये जो वर्किंग कैपिटल है ना, अगर पैसा इसमें होगा तो इजिली आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, इसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो विद इन अ पीरियड ऑफ ईयर, और जल्दी कन्वर्टेबल होता है। जबकि जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस होते हैं, जो एसेट्स है वो लॉन्ग टर्म नेचर, आप इजीली उन्हें इलिक्विड होते हैं, ये हम कर चुके हैं कि आप कैश में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है जी। सो एक क्वेश्चन क्या हो गया कि आपका व्हाट इज द फाइनेंशियल प्लानिंग, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंस। देखो इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन ये पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आया है। सेकेंड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइनेंसेस, आपके पास टाइप ऑफ फाइनेंसेस कौन कौन से हैं। थर्ड, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस को कहां से अरेंज किया जा सकता है, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सबको ही पता है इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कहां से होता है, ओनर के फंड, जो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन आप क्या कर सकते हो ना, रेज कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपने अपने 11th स्टैंडर्ड में किया है बहुत अच्छे से, एज इट इज भी लिख दोगे तो चलेगा, कोई जरूरत नहीं है अलग से करने की। एक्सटर्नली जहां पे आप क्या लेने वाले हो, बैंक लोन लेने वाले हो, ठीक है। इंटरनल में क्या क्या आता है, एक तो ओनर की कैपिटल हो गई, यू कैन डू द रिटेन्ड अर्निंग्स, है ना, रिटेन्ड अर्निंग्स कर सकते हो। कैपिटल को और अगर डिटेल में आप इलेबोरेट करोगे तो वहां पे आपका इक्विटी कैपिटल और प्रेफरेंस कैपिटल एक्सप्लेन कर दो। सेकंड आप क्या एक्सप्लेन कर दो, आपका रिटेन्ड अर्निंग्स, जो प्रॉफिट्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिवाइड ना करके कंपनी अपने ही पास रख लेती है, उसे हम क्या कह देते हैं, दैट इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग्स। फिर आप क्या कर सकते हो, इंटरनल सोर्सेस क्या होते हैं, यहाँ पे देखो यही होगा, इससे ज्यादा आपको करने की नीड भी नहीं है। ओनर्स कैपिटल हो गया, जहां पे इक्विटी यूज कर सकते हैं, या ओनर ही देगा, या डिपॉजिट्स या लोन, दोनों चीजें ही कौन दे रहा है, ओनर दे रहा है। पार्टनर्स हो गया, डायरेक्टर्स हो गया। वन सोर्स फॉर रेजिंग द फंड मे बी लाइक प्रोविडेंट फंड हो गया, एंड यू सी यहाँ पे फ्लो बैक ऑफ द गुड पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट्स, फ्लोइंग बैक, जिसको हम क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। तो 2 पॉइंट्स बना के इस क्वेश्चन को लिखो। इंटरनल सोर्सेज में क्या हो गया, एक तो आपका कैपिटल हो गया, अगेन डिवाइडेड इनटू इक्विटी एंड प्रेफरेंस, फिर आपके रिटेन्ड अर्निंग्स हो गया, जिनको फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स भी कहते हैं। दैट सिंपली मीन्स कि प्रॉफिट्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड ना डिवाइड करके कहां पे रख लिया, अपनी कंपनी में ही रख लिया, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग देम। देन एक्सटर्नल, एक्सटर्नल के मल्टीपल सोर्सेज होते हैं, दैट मीन्स सिंपली एक ओनर को छोड़ करके, ओनर को स्किप कर दो, उसके अलावा आउटसाइडर्स जहां से भी पैसा आप अरेंज कर रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल सोर्स। अब वो किसी से भी हो सकता है, चाहे आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव से बोरोइंग्स ले लो, ठीक है, या बैंक से वो बोरोइंग ले लो। अब बैंक से लेना है तो वर्किंग कैपिटल के लिए भी यूज कर सकते हो, फिक्स्ड कैपिटल के लिए भी यूज कर सकते हो, कमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन सकते हो, हायर परचेज अग्रीमेंट कर सकते हो, गवर्नमेंट से सब्सिडीज अरेंज कर सकते हो। दीज आर अ काइंड ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस। और सम टुगेदर क्या कह रहा है कि आप या तो अभी इक्विटी कैपिटल किस में आ जाएगा, आपका इंटरनल सोर्स के अंदर, लोन फ्रॉम रिलेटिव आउटसाइडर्स एक्सटर्नल, मोर्टगेज लोन, टर्म सब्सिडरीज, ये सारे ही क्या है आपके एक्सटर्नल, एक्सेप्ट द फर्स्ट। तो ये हो गया आपका सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। वी आर डन विद द क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर। सबने किया है 12th के अंदर। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है, इट्स द मिक्स ऑफ डेट,
एंड इक्विटी। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर का डेफिनेशन ही क्या होता है, डेट प्लस इक्विटी। रेशियो में सबने किया है, कैसे कर सकते हो, डेट अपॉन इक्विटी का फॉर्मूला होता है आपके पास, या फिर डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी का। आइडियल रेशियो क्या होता है आपके पास, 2:1 या 1:2। ठीक है, ये आप करोगे, 2:1 इज द आइडियल रेशियो की इक्विटी के कंपैरेटिवली डेट हमेशा क्या होना चाहिए, ट्वाइस होना चाहिए। सो दैट इज नोन एज द कैपिटल स्ट्रक्चर नॉर्मली। अ composition of, देखो डेफिनेशन भी क्या है, composition of equity and debt is known as the capital structure. It's the ratio between debt and equity, इसीलिए इसे debt और equity ratio भी कहते हैं, that is D upon E, debt upon equity। वो कह रहा कैपिटल स्ट्रक्चर किससे डिफरेंट होता है, आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंस होता है, अब कैपिटल स्ट्रक्चर तो सिर्फ ये बताता है कि कैपिटल कैसे कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, दैट मीन्स कितना उसमें ओनर कैपिटल का पोर्शन है और कितना उसमें एक्सटर्नल है। डेट इज द एक्सटर्नल और इक्विटी क्या होती है, इंटरनल पोर्शन बताता है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर मींस फाइनेंसिंग, कि कहां से फाइनेंस किया, या तो लॉन्ग टर्म सोर्सेस से दैट इज डेट और इक्विटी से, या शॉर्ट टर्म दैट इज करंट लायबिलिटी से आपने फाइनेंस किया होगा। अब लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या बताती है ना, कि ये जो आपने पैसा अरेंज किया है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, हाउ यू आर गोइंग टू यूज दिस मनी इन ऑर्डर टू रन योर बिजनेस इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। सेकेंड, इस तरीके से पैसा इन्वेस्ट करना है सो दैट कि बिजनेस में क्या अच्छे आए, बिजनेस मस्ट हैव अ गुड रेट ऑफ रिटर्न। ये देखो यहाँ पे प्रॉपर रेशियो होना चाहिए टू हैव स्मूथ एंड एफिशिएंटली बिजनेस। ये क्या होता है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। बिकॉज अगर चेंजेस होगा, रेशियो अगर अच्छा नहीं होगा, सो बिजनेस में डेट इक्विटी का जो एक ऑप्टिमम रेशियो है वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से बिजनेस जो है सफर कर सकता है। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जहां पे फाइनेंस मिक्स को इस तरीके से यूज करना चाहिए सो दैट कि आपका मैक्सिमम रिटर्न, याद है इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते थे, दैट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। रिमेंबर दैट इन अ कैपिटल स्ट्रक्चर आपका कैपिटल दैट इज इंटरनल और एक्सटर्नल, डेट और इक्विटी का मिक्स इस तरीके से होना चाहिए कि सो दैट देयर शुड बी अ मैक्सिमम रिटर्न्स अवेलेबल टू द शेयर होल्डर। बहुत एग्जांपल्स किए हैं हमने, कैसे एग्जांपल करते थे कि ईबीआईटी आपका कितना है, फिर इंटरेस्ट माइनस किया तो ईबीटी हो गया, फिर टैक्स आपने माइनस किया तो जो अवेलेबल होगा डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और इसका लॉजिक क्या होता है कि अब जितना एक कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इंक्रीज करोगे उतना ही आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी अच्छा होगा। दैट मीन्स जो अर्निंग पर शेयर है दैट इज ईपीएस या पर शेयर होल्डर, वो उतना ही क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये टॉपिक ट्रेडिंग ऑन इक्विटी सबने अच्छे से किया है। देखो यहाँ पे वही डेफिनेशन, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी दैट मैक्सिमाइजेस द वैल्यू ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। ठीक है जी, देन यू हैव, क्या कहता है यहाँ पे, एक चीज और यहाँ पे देखो कि फर्दर एडवांटेज ऑफ हैविंग ऑप्टिमम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, कि सच एन ऑप्टिमम डज एग्जिस्ट, अगर वो एक परफेक्ट रेशियो एग्जिस्ट कर गया तो इसमें क्या है, क्या बेनिफिट होगा, एक तो क्या मिनिमाइज हो जाएगा, एक तो मिनिमाइज होगा कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, जितना आप उस कैपिटल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हो, है ना, लोन लेने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो गया और उसका जो वेल्थ क्रिएशन है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यही बेनिफिट होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कर लो, ऑलरेडी 12th क्लास में भी किया है तो यहाँ पे करना बहुत ईजी है आपके लिए। नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, कैपिटल स्ट्रक्चर हमने कर लिया, दैट इज आपके पास इट मिक्स ऑफ द डेट एंड इक्विटी। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को, तो वो कहता है कैपिटल स्ट्रक्चर को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो कौन से हैं, डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस। अब नेचर ऑफ बिजनेस में क्या है, या तो वो बिजनेस आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, यानी एक जगह से गुड्स बाय किया और दूसरी जगह क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो यहाँ पे
क्या होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर कम चाहिए होगा। बट अगर वहीं पे कंपनी आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, रॉ मटेरियल, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए होगा, तो यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। रियल एस्टेट की आप बात करो तो रियल एस्टेट में भी क्या होगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर टू नेचर ऑफ द बिजनेस कि आपका क्या बिजनेस है और कैसे जो है आपका बिजनेस रिक्वायरमेंट में कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये देखो, कंपनीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग टेलीविजन, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, चाहे वो किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग है, टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर्स है, मशीन टूल्स है, तो वहां पे आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। वहीं पे अगर ऐसा फर्म है जहां पे वो ऐसी आइटम्स में डील कर रहे हैं जिनकी डिमांड इन इलास्टिक है, मतलब चेंज नहीं होता, डिमांड वही रहता है, तो वहां पे भी आपका वर्किंग कैपिटल क्या होगा, चाहिए रहा होगा ज्यादा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल तो मेंटेन करना ही है, डिमांड इनस्टेबल है, इन इलास्टिक है, उतना ही डिमांड रहता है। सो इस तरीके से आप कर सकते हो आपका नेचर्स अफेक्टिंग कैपिटल। और क्या है, साइज ऑफ द एंटरप्राइज, इजी। अगर आपका फर्म का साइज लार्जर है तो कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या है, लार्ज है। और अगर साइज ऑफ द फर्म स्मॉलर है तो कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या है, ज्यादा है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, या कोई कंसेप्ट लिखोगे, दैट यूज ऑफ द डेट इन अ कंपनी इन अ वे दैट कि मैक्सिमाइज हो जाए, ये आपका जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, अर्निंग पर शेयर होल्डर जो है वो बढ़ जाए, और साथ ही साथ जो कॉस्ट है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, दैट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या लिवरेज इफेक्ट। रेट ऑफ रिटर्न कम करना है ना, किस पे, आपका डेट पे, ताकि कम कॉस्ट बने। फिर कैश फ्लोज कैसा है, अगर तो बिजनेस में कैश फ्लोज वो कह रहा है अच्छा है, इनफ्लो अच्छा है, आउटफ्लो कम है लेकिन इनफ्लो ज्यादा है। ठीक है, इनफ्लोज अच्छे हैं, आउटफ्लोज आपके पास कम है, तो कंपनी अच्छा कैश बैलेंस मेंटेन कर पा रही है। तो ऐसे में अगर वो कम कैपिटल भी अरेंज करेगा ना तो चलेगा। बट इफ इट इज अपोजिट ऑफ दैट, वो कह रहा है इनफ्लो तो कम है लेकिन आउटफ्लो की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, दैट मीन्स लोन पे बहुत सारा बिजनेस चलता है, जैसे सप्लायर्स में होता है, रॉ मटेरियल में वो कभी पूरा पैसा नहीं देते ना। अगर 1 लाख का सामान उठाया तो 40,000 दिया और बाकी लेकर आ गए, बाकी सब क्रेडिट साइकिल पे चलता है। सो वहां पे जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि डिफरेंस आ गया ना, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वहां पे आपका जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देन द पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग, फाइनेंस किस पर्पस के लिए करा रहे हो, फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए है या वर्किंग कैपिटल के लिए है। फिक्स्ड एसेट के लिए अगर आपको कैपिटल चाहिए, जैसे कि आपके मशीनरी परचेज करना है या एंटरप्राइज ज्यादा आपको लेना है, तो इन केसेस में आपका लोन काम ज्यादा आता है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, मतलब डेट फंड ज्यादा चाहिए रहता है। वहीं पे अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल चाहिए, दैट मीन्स रॉ मटेरियल, सैलरीज और डेटर्स को पे करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो ओनर की कैपिटल से भी क्या हो सकता है ना, पे हो सकता है, दैट मीन्स आप ओनर्स इक्विटी भी यूज कर सकते हैं। एंड प्रोविजन फॉर द फ्यूचर, आपके पास प्रोविजन, दैट मीन्स फ्यूचर के लिए कितना पैसा चाहिए, फ्यूचर के लिए क्या क्या अवेलेबल होता है आपके पास, ओनर का कैपिटल कितना है, दैट मीन्स आप कह सकते हो कि शेयर होल्डर फंड्स कितने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस है, रिटेन्ड अर्निंग्स कितने अवेलेबल हैं, कंपनी के पास एसेट्स कितने अवेलेबल हैं। सो जितना ये पैसा आपके पास अवेलेबल होगा, ऑलरेडी अगर ज्यादा प्रोविजंस हैं तो कंपनी अभी रुक सकती है, और अगर ये सब अवेलेबल नहीं है तो कंपनी में गो ऑन रेजिंग द डेट, और अगर कंपनी के पास डेट ऑलरेडी ज्यादा है तो कंपनी में इशू द इक्विटी शेयर्स और द प्रेफरेंस शेयर्स इन फ्यूचर। देन यू हैव द टर्म लोन्स, देखो ये तो इजी है, टर्म लोन क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लोन सबको पता है, और कहां से अरेंज हो सकते हैं, आपके कमर्शियल बैंक से। इनको क्या करना है, शॉर्ट टर्म का टाइम पीरियड क्या होता है, जनरली फॉर लेस देन अ ईयर और 1.5 ईयर, 18 मंथ्स। लॉन्ग टर्म का क्या होता है, 5 ईयर से ग्रेटर देन 10 और 15 ईयर्स। और इनको किस काम के लिए चाहिए होता है, जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। इस पे टाइम मत वेस्ट करना, लिख दोगे आप इजीली। सोर्सेज ऑफ टर्म लोन्स, कहाँ कहाँ से पैसा आप अरेंज कर सकते हो, देखो, शेयर्स इशू कर सकते हो, डेंट्स, फाइनेंशियल, कमर्शियल, पब्लिक डिपॉजिट्स, इशू ऑफ शेयर्स और रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट्स, ये दोनों क्या हो गए आपके इंटरनल सोर्सेज ऑफ मनी। और ये बीच के 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या हो गए आपके एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ मनी। ठीक है, फिर आप शेयर्स का डेफिनेशन करोगे, शेयर्स का डेफिनेशन तो देखो आपसे कौन ही पूछ रहा है, लेकिन शेयर्स के कितने टाइप्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स सबको पता है।
ठीक है, इस पे टाइम मत वेस्ट करना। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को लिख दो। प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर में डिफरेंस पता है तो बस बहुत हो जाएगा। इक्विटी शेयर में क्या होता है आपके पास कि इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो ओनर के पास रहते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो डिविडेंड और कैपिटल रीपेमेंट होती है वो प्रेफरेंस शेयर से लेटर होती है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलवेज गेट प्रेफरेंस इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल एंड इन रीपेमेंट ऑफ द डिविडेंड। तो डिविडेंड से उनको पहले पैसा मिलता है इक्विटी शेयर से। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और ये सब हो गया। प्रोसीजर फॉर इशू क्या होता है, ठीक है, ये एक बार कर लेते हैं। दिस इज अ गुड क्वेश्चन जो आपको लर्न करना चाहिए, जो आप नहीं लिख पाओगे। कोई भी शेयर अगर नए इशू होते हैं तो सबसे पहले क्या इशू होता है, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस जनरली कहाँ आता है, न्यूज़पेपर में आता है, और आजकल कहाँ आता है, ऑनलाइन। बिकॉज अब जो आईपीओज आते हैं, ई आईपीओ, इलेक्ट्रॉनिकली आईपीओज आने शुरू हो गए हैं, उसी से आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो। सो इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, प्रोस्पेक्टस इज बेसिकली अ रिटन डॉक्यूमेंट और अ रिटन इंफॉर्मेशन जहां पे सारे इशू के रिगार्डिंग एक इंफॉर्मेशन लिखा रहता है कि कौन सी कंपनी का शेयर हो रहा है, व्हाट इज द साइज ऑफ द इशू ऑफ द शेयर्स, डिनोमिनेशंस क्या होने चाहिए, व्हाट इज द लास्ट डेट टू अप्लाई, डेट ऑफ रिकॉर्ड क्या होगा। तो ये सब चीजें एक पेपर पे लिखी रहती हैं, किसे क्या कहते हैं, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अगर किसी कंपनी को कोई भी शेयर्स इशू करने हैं, चाहे वो आपका इक्विटी शेयर इशू करना है या प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना है, सो दे कैन नॉट इशू विदाउट इशूइंग अ प्रोस्पेक्टस। सो पहला काम ही क्या है, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। फिर वो प्रोस्पेक्टस एज अ पब्लिक हमारे पास आता है एंड वी रेज द एप्लीकेशंस अगेंस्ट दैट। दैट मींस कंपनीज क्या रेज करती हैं, एप्लीकेशंस रेज करती हैं, हम लोग एप्लीकेशन देते हैं। सपोज देयर इज अ कंपनी नेम एबीसी एंड वी आर द जनरल पब्लिक। एबीसी कंपनी ने क्या किया, एक प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया कि हम जो है एक 10,000 करोड़ के इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, और हर एक शेयर की वैल्यू होगी ₹10 ईच, उसकी फेस वैल्यू है, एंड वी आर शेयर इशूइंग द शेयर एट 250 प्राइस। लास्ट डे टू अप्लाई ये है, मिनिमम लॉट साइज आपको 30 शेयर्स अप्लाई करने हैं। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया। सो नाउ अब बात किस पे आ गई, पब्लिक पे। पब्लिक क्या करेगी, अप्लाई करेगी, सब्सक्रिप्शन करेगी। कैसे, ऑनलाइन अप्लाई कर देगी जिसको भी अप्लाई करना है, ठीक है। कंपनी के पास एप्लीकेशन चलेगी। अब जो भी लास्ट डेट है आपके एप्लीकेशन की, वो कंपनी क्या करेगी, आपको एक, अब जिनके भी एप्लीकेशंस आए हैं उन लोगों को क्या करेगी, शेयर्स को अलॉट कर देगी। नाउ इट डिपेंड्स, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्लॉज फिर से उसने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, जो आपने ऑलरेडी 12th में भी किया है जब आपने शेयर्स किए थे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है ना, कि मिनिमम 90% एप्लीकेशंस आने चाहिए विद इन 120 डेज। ठीक है, प्रोस्पेक्टस इशू के बाद। देखो अब तो इतना टाइम नहीं मिलता, जब भी एप्लीकेशंस आपके खुलते हैं तो 3 डेज का ही टाइम मिलता है आपको एप्लीकेशन करने का, तो आप कर सकते हो। अगर किसी कंपनी के पास मिनिमम एप्लीकेशन नहीं आते, विच इज द 90% ऑफ द इशू साइज, अगर नहीं आता तो उनको एप्लीकेंट्स का पैसा वापस करना पड़ेगा। और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, विच इज इन मोर देन 99% ऑफ केसेस, तो उनको शेयर्स क्या करने पड़ेंगे, अलॉट करने पड़ेंगे। दिस इज द इशू। पहले प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, एप्लीकेशंस आ गए और अलॉटमेंट हो गए, और अलॉटमेंट सब्जेक्ट कर रहा है आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन पे। फिर डिबेंचर्स होते हैं। तो इसी तरीके से क्या होते हैं, डिबेंचर्स भी इशू होते हैं। और जनरली डिबेंचर्स कैसे होते हैं, एनसीडीज होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ही आजकल इशू होते हैं। वेरी लेस ऑफ द कंपनीज जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करते हैं, सबके सब नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करते हैं, एंड दे आर रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब क्या है कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए इशू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर्स के लिए इशू कर दिया, या आपका 10 ईयर्स के लिए, वट एवर बी द पर्पस। एंड इरिडीमेबल भी इशू होते हैं। सो अगेन आई से कि इरिडीमेबल डिबेंचर्स आज के समय में बहुत कम, बिकॉज इफ वी आर इन्वेस्टिंग व्हाट वी वांट, कि हम कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर 2 साल बाद हमें पैसा चाहिए तो हम उसी डिबेंचर्स में डालेंगे जहां पे कम। रिसेंटली न्यूज़पेपर में बहुत कम आता है। यू कैन गो टू द वेबसाइट्स लाइक गोल्डन पाई है आपके पास, विंट वेल्थ, एंड देयर मेनी अदर वेबसाइट जहां पे आप ऑनलाइन डिबेंचर्स को क्या कर सकते हो ना, ले सकते हो, एज पर निकलते रहते हैं। इसमें क्या क्या हो गया आपका, एक तो आपके डिबेंचर स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, और बाकी सिक्योरिटीज हो गई, ये इशू हो सकते हैं। कंपनी कैन इशू रिडीमेबल, इरिडीमेबल, ये सारे टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स होते हैं। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, या आप रीड कर लेते हो वहां पे कैसा है, तो वहां से आपको पता लग जाता है कि किस तरह के आपके डिबेंचर्स हैं। देन द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स एंड द डिबेंचर्स, एवरीबडी नोस।
है ना। शेयर्स और डिबेंचर्स में आपका डिफरेंस क्या है कि डिबेंचर्स में एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, शेयर में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, ओनली डिविडेंड्स पे होते हैं इफ द कंपनी गेट्स द प्रॉफिट्स। राइट ऑफ कंट्रोल किसके पास होता है? शेयर होल्डर्स के पास। डिवेंचर होल्डर्स के पास आपका राइट ऑफ शेयर, राइट ऑफ वोटिंग, राइट ऑफ कंट्रोल नहीं होता। रिप्रेजेंटेशन में शेयर रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल्स और डिवेंचर्स रिप्रेजेंट करते हैं आपका नॉन करेंट लाइबिलिटीज, दैट इज द डेट पोर्शन। स्टेटस, जो शेयर होल्डर होता है एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी होता है, बट डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं? क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। रीपेमेंट, डिबेंचर होल्डर्स को पहले रीपेमेंट होती है अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है, बट शेयर होल्डर्स आर गेट लेटर ऑन। परचेज, कंपनी कैन नॉट परचेज इट्स ओन शेयर्स फ्रॉम द मार्केट। क्यों नहीं बाय कर सकती? कंपनी कैन बाय बैक शेयर्स, है ना। कंपनी में क्या होता है? आपके पास बाय बैक होता है, कुछ टाइम के बाद कंपनीज क्या निकालती हैं? बाय बैक निकालती है कि हम अपने शेयर्स वापस खरीद रहे हैं थ्रू द पब्लिक। बट ओपन मार्केट से नहीं ले सकते हैं, बट ऑफर फॉर सेल निकाल सकते हैं। बट इट कैन परचेज इट्स डिबेंचर्स एंड कैंसल देम। यस, कंपनीज कर सकती हैं। वो आपको एक नोटिफिकेशन, एक लेटर दे देते हैं कि आफ्टर दिस मीन्स वी आर नॉट कंटिन्यूइंग विद दिस डिबेंचर इशू, तो इस डेट के बाद हम आपका सारा पैसा वापस कर देंगे एंड यू आर नो लॉन्गर बी एबल टू रिसीव द इंटरेस्ट ऑन दोज अमाउंट। सो कंपनी डिबेंचर्स में क्लियरली ऐसा इंटीमेशन देके कर सकते हैं। बट शेयर्स के केसेस में कंपनीज बायबैक निकालती है, तो इट्स डिपेंड अपॉन द शेयर होल्डर्स विश कि वो वापस करना चाहते हैं या नहीं कर सकते। ऑर्डर ऑफ रीपेमेंट आपको पता है कि डिबेंचर्स को पहले क्या मिलता है? आपका प्रेफरेंस मिलता है इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट रादर देन द शेयर होल्डर्स। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? अगेन वही चीज है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स अ मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी in such a way that it minimize the cost of capital and maximize the rate of return to the shareholders। देखो, शेयर होल्डर्स को हाई रेट ऑफ रिटर्न मिल जाए उसे हम क्या कह देते हैं? दैट इज द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। दिस डन, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी लिख दो, बहुत है। देन यू हैव द मैनेजमेंट ऑफ एसेट, की कैश मैनेजमेंट कैसे करोगे? कैश फ्लोज होते हैं, एक डिविट्स में क्या है? इट मे बी द कैश, इट मे बी द मशीनरी, इट मे बी एनी कैपिटल टूल। हाउ टू यूज दैट रिसोर्स, वो कह रहा है एसेट मैनेजमेंट वो सर्विसेज होती हैं जहां पे फाइनेंशियल सर्विसेज देती हैं ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होते हैं? जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, सबको पता है कि अगर आप अपने कैश खुद नहीं मैनेज कर सकते तो कुछ कैश दे देते हो आप पीएमएस सर्विसेज को। वो क्या करती है? आपके बेसिस पे आपके कैश को इन्वेस्ट करती हैं और आपको रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, या आप म्यूचुअल फंड्स बोल सकते हो। दे आर काइंड ऑफ एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज। They're the financial services organization managing companies और individuals investment। वो क्या करते हैं? कंपनी और individuals investment करते हैं, such as machinery as well as the non-tangible assets। सब कुछ इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप उन्हें एसेट, एक tangible asset इन्वेस्ट करने के लिए दे दो या नॉन टेंजिबल। नॉन टेंजिबल क्या है? आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हो गए, आपके ट्रेडमार्क्स हो गए, या आपके जो है कॉपीराइट्स हो गए ना। बोथ बिजनेस एंड पर्सन्स, ठीक है, सो बोथ बिजनेस एंड पर्सन एनलिस्ट विद द हेल्प ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बहुत से आपके पास बिजनेस और पर्सन्स होते हैं जो आपके पास रजिस्टर्ड होते हैं, जो ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। इन्वेस्टमेंट कैसा होता है कि देयर आर समथिंग रूल्स कि जहां पे आपको एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है थ्रू दीज एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज। प्लानिंग से लेकर के प्रोक्योरिंग, डिप्लॉइंग, मैनेजिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ द क्लाइंट्स एसेट आर ऑल इंक्लूडेड इन द एसेट मैनेजमेंट। तो ये सब कुछ किसमें इंक्लूडेड होता है? आपके एसेट मैनेजमेंट में। उनका सिर्फ ये है कि आप पैसा दे दो और पावर ऑफ अटर्नी दे दो, बाकी सब हम काम खुद कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, चाहे आपके पास इन्वेस्टर्स में कौन कौन हो गए, आपके स्टॉक्स में पैसा डालना हो, बॉन्ड्स में डालना हो, रियल एस्टेट में हो, प्राइवेट इक्विटी फंड्स में हो, या कंपनीज जैसे वैनगार्ड,
जेपी मॉर्गन, नॉर्दर्न ट्रस्ट एंड मेनी अदर कंपनीज जिनका यही काम है, जैसे जो आपको म्यूचुअल फंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, डेरिवेटिव्स, पेंशन फंड्स प्रोवाइड करते हैं, उनका यही काम है आपके एसेट्स को मैनेज करना। तो सबसे पहले वो कहता है कि कैश मैनेजमेंट हो सकता है। कैश मैनेजमेंट का देयर इज अनदर नेम कॉल्ड अ ट्रेजरी मैनेजमेंट। इट्स अ काइंड ऑफ सर्विसेज जो ये प्रोसेस बताते हैं, इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कैश फ्लोस। इनका काम होता है कैश मैनेजमेंट करना, चाहे वो कैश फ्लो से लेकर के थ्री काइंड ऑफ एक्टिविटीज, तीनों आपने सबने पढ़ी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन एक्टिविटीज का पैसा मैनेजमेंट करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना, दैट कैन बी वैल्यूएबल टू बोथ इंडिविजुअल्स और कंपनीज। ट्रेजरी बिल्स, किसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं? टी बिल्स के अंदर, जिनको ट्रेजरी बिल्स भी कहते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, दैट है जनरली क्या है, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जहां पे आप 90 to 120 डेज के लिए क्या कर सकते हो ना, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, डिपॉजिट्स होते हैं। वो कहते हैं व्हाई द कैश मैनेजमेंट इज नेसेसरी, कैश को मैनेज करना क्यों जरूरी है, व्हाट आर द मोटिव्स बिहाइंड इट। नंबर वन इज द ट्रांजैक्टरी मोटिव्स। ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन करने के लिए, ट्रांजैक्शन जैसे डेली कैश रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, इन सबको पैसा देना, डे टू डे एक्सपेंसेस, टैक्सेस, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स, वहां पे आपका पैसा देना इज नोन एज अ कैश मैनेजमेंट फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव। देन प्रिकॉशनरी, फ्यूचर में अगर कोई अनकंटिजेंसीज आ जाए या कंडीशंस आ जाए, उनके लिए पैसा इन्वेस्ट करना इज नोन एज योर प्रिकॉशनरी मोटिव। देन स्पेक्यूलेटिव मोटिव्स क्या है? स्पेक्यूलेशंस क्या है कि अगर किसी बिजनेस पर्सन को ये लग रहा है कि हाँ, किसी आने वाले ऑप्शन में ही मस्ट हैव सम अपॉर्चुनिटीज, तो वो क्या कर सकता है, वहां पे पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उसके लिए कैश उसके पास होना चाहिए इन हैंड, इसीलिए वो क्या करता है, आपका स्पेक्यूलेटिव मोटिव्स करता है। देन कॉम्पनसेटिंग मोटिव, कॉम्पनसेटिंग मोटिव्स क्या है? लाइक बैंक्स आपको सर्विसेज देते हैं, चेक्स है, ट्रांसफर ऑफ फंड्स है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज है, टू कॉम्पनसेट बैंक फॉर सच सर्विसेज, कुछ उनकी फीस होती है तो उनको देना इज नोन एज कॉम्पनसेटिंग। ये चारों आपके मोटिव्स करना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। देन यू हैव The next is the cost management। वो कह रहा है कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? कॉस्ट इज बेसिकली कंट्रोलिंग करना कॉस्ट को, सो दैट कि आपका जो प्रोसेस कंट्रोल है वो ज्यादा ना हो जाए। सो इट्स द मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द मॉनेटरी रिसोर्सेज व्हाइल रनिंग अ बिजनेस, बिकॉज अगर कॉस्ट कंट्रोल होगा तभी तो प्रॉफिट मोटिव ज्यादा होगा ना। सो यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी टू मैनेजिंग अ बिजनेस, टू हैव अ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। सो कॉस्ट मैनेजमेंट में ये डायग्राम करेंगे, दैट इज प्लानिंग, एलोकेटिंग, मैनेजिंग, कंट्रोलिंग ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू कॉस्ट। कॉस्ट किससे रिलेटेड होगी? फिक्स्ड कैपिटल से रिक्वायरमेंट होगा, वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड होगा। और आप सबने कॉस्ट शीट तो करा ही है कॉस्ट के अंदर, है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पहला चैप्टर कॉस्ट शीट सबने करा है। सो वहां पे जितने भी तरह के कॉस्ट हैं, आपके प्रोसेस कॉस्टिंग है, बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग है, तो सारे तरह की कॉस्टिंग्स को कंट्रोल करना, रॉ मटेरियल कॉस्टिंग, वर्क इन प्रोग्रेस कॉस्टिंग, फिनिश गुड्स कॉस्टिंग, हर तरह की कॉस्ट को कंट्रोल करना। अगर कुछ इशू आ रहा है तो किसको रिपोर्ट करना है? हायर मैनेजमेंट को, सो हैव अ बेटर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये डायग्राम कर लो, इज मोर देन सफिशिएंट। डेफिनेशन भी देखो सेम है, इट्स प्लानिंग, estimating, budgeting and controlling the cost that helps in planning, creating and controlling the budget। इसमें फॉलोइंग आप स्टेप्स जो ऊपर पड़े वही कर सकते हो, दैट इज प्लानिंग, प्लान करो, एस्टिमेटिंग, कॉस्ट एस्टिमेट करो, कौन से प्रोजेक्ट के लिए कितना कॉस्ट चाहिए, बजट अलॉट करो हर एक कॉस्ट के लिए, और अलॉन्ग विद दैट आप कॉस्ट टेक्निक्स ही क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। कॉस्ट टेक्निक्स कर लेते हैं, दैट कुड बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पास आ सकता है। कॉस्ट टेक्निक में तीन कॉस्ट टेक्निक्स दिए हैं। एनालॉगस एस्टिमेशन टेक्निक, अभी वो सिचुएशन होती है जहां पे आपका करंट प्रोजेक्ट इज वेरी सिमिलर टू अ पास्ट प्रोजेक्ट, जहां पे आपको पता है कि अभी आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, ये बिल्कुल सिमिलर है जो हमने वहां पे किया था, तो आपको पता लग जाएगा कि इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट आज सिमिलर टू लाइक द प्रीवियस वन, तो आप उतना ही एक एस्टिमेट बजट लेके जा सकते हो। दैट इज द एनालॉग एस्टिमेशन ऑफ द टेक्निक।
ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड इज द पैरामीट्रिक मॉडलिंग। पैरामीट्रिक मॉडलिंग क्या है? जहां पे आप मैथमेटिकल फॉर्मूलाज यूज करते हो फॉर कॉस्ट एस्टिमेशन, अजम्पशंस यूज करते हो, रिग्रेशन एनालिसिस करते हो। रिग्रेशन में क्या होता है? आपने ये ढूंढा कि आपके कौन कौन से पैरामीटर्स लग सकते हैं। सपोज ए, बी और सी रॉ मटेरियल लगना है, सो इनका कॉस्ट कितना होगा, पुराने प्रोजेक्ट में कितना लगा था, तो यहाँ पे कितना और रिक्वायरमेंट हो सकता है। एंड बॉटम up estimation technique, bottom up it is like small individual activities of the project है जिनका आप कॉस्ट लोगे और उसके बेसिस पे आप सारे कॉस्टिंग निकालोगे। यू मस्ट डू दिस 3 टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग, बिकॉज अगर नहीं किया होगा तो आप फंस जाओगे इसके अंदर। कॉस्ट बजट प्रिपेयर करोगे। कॉस्ट बजट के लिए अगेन आप एनालिसिस कर सकते हो, हिस्टोरिकल डेटा, फंडिंग लिमिट रिसोर्स कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर कॉस्ट कंट्रोल करना है। रिगार्डिंग अप्रूव्ड कॉस्ट, फोरकास्टेड कॉस्ट, एक्चुअल और कमिटेड कॉस्ट, तो कॉस्ट का टॉपिक आपको यहां नहीं छोड़ के जाना। एंड वी आर डन विद द चैप्टर 6, दैट इज द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। तो ये तो मान के चलो कि एक 9 मार्क तो आने ही आने हैं इससे। 18 मार्क्स का आए चाहे ना आए, लेकिन 9 मार्क्स का तो 100% आएगा। ठीक है जी, चलो। सो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं, सो दैट कि आपका मैक्सिमम हो जाए कितना आप कवर कर सकते हो। देखो यहाँ पे इसमें स्ट्रक्चर में ही देख लेते हैं ना कि ह्यूमन रिसोर्स में क्या क्या है। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन कर लो, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, और इसमें भी इंपॉर्टेंस करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन तो सबको आता है कि क्या होता है। दैट इज मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि हमें वहां पे क्या चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स के आपको क्या चाहिए, आपको उनके स्किल्स चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, एक्सपीरियंसेस चाहिए, दैट हेल्प्स इन द बिजनेस इफेक्टिवली। सो द एचआर डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? कि वहां पे पर्सनल रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी फुलफिल होंगी। ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा। ठीक है जी। और ठीक है, मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज से जाते हैं। देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कर लो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, क्यों ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना चाहिए, या इंपॉर्टेंस क्या होता है। वो कह रहा है मेन ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफाई एंड एक्सेस फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड। दैट मीन्स कितना मैन पावर प्लानिंग चाहिए इन द फ्यूचर। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है और एक्सेस करना है। एनालाइज और इंप्रूव करना है अपॉन यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, एग्जिस्टिंग कितना है और आपको कितना चाहिए, दैट वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। इंटीग्रेट, कोऑर्डिनेट ह्यूमन सो दैट क्या प्रेजेंट और फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेज को मीट कर पाओ। ये क्वेश्चन नहीं छोड़ के जाना। कैटेगरीज सबको पता भाई, ये तो नहीं एक्सप्लेन करूंगे। कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कि क्या है आपके पास, स्किल्ड क्या है, सेम स्किल्ड, सेमी स्किल्ड में डाल दिया, और अनस्किल्ड और आपका एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ। नीड फॉर ह्यूमन रिसोर्स क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नहीं छोड़ के जाना यहाँ पे ये वाला। व्हाट इज द नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, यू कैन से व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स क्या है, यहां से आप डेफिनेशन करोगे। वाई ह्यूमन रिसोर्स इज इंपॉर्टेंट, कह रहा है ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं, दे आर द एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी सक्सेस एंड फेलियर। किसी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस और फेलियर किस पे डिपेंड करता है, आपके ह्यूमन रिसोर्स पे डिपेंड करता है। इट हैज बीन सीन दैट मेनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव सर्वाइव्ड इन द एडवर्स सिचुएशंस ओनली बिकॉज ऑफ, बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है वो इसीलिए सर्वाइव कर जाते हैं बिकॉज वहां का जो स्टाफ है, वहां के जो ह्यूमन रिसोर्स है, दे आर मोर डेडिकेटेड एंड कमिटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स। सम आर वाइप्ड ऑफ इंडस्ट्री सीन ओनली बिकॉज ऑफ द अनप्रोडक्टिव, और कुछ क्या है कि बिल्कुल खत्म हो जाते हैं बिकॉज वहां के ह्यूमन रिसोर्स क्या है, अनप्रोडक्टिव है, अनकमिटेड है और अनडिसिप्लिन है। सो ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दे हैज एन इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन। कैसे ह्यूमन रिसोर्स का इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन कैसा है, बिकॉज जितना ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स का प्रोडक्टिविटी होगा उतना ही आपका कॉस्ट कम हो जाएगा। दे कॉन्स्टिट्यूट एज द मेजर पार्ट एंड द मेजर कॉस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है अराउंड 50% जो है आपका टोटल कॉस्ट का क्या इंक्लूड करता है, आपका ह्यूमन रिसोर्स करता है। प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स,
ठीक है, अब देखो इस पे आप लर्न करने में टाइम मत वेस्ट करना, ऑलरेडी हमारे पास 2:30 पे कल एग्जाम है। सो सारी रात आप पढ़ोगे भी तो पुराना रिवाइज करो। प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कैसे ह्यूमन रिसोर्स को लेकर आओगे, न्यू रिक्रूटमेंट करो। रिक्रूटमेंट सबने पढ़ा है, इट्स अ पॉजिटिव प्रोसेस जहां पे आप इनवाइट करते हो एप्लीकेशंस टू फॉर द पर्सन्स टू इंड्यूस देम टू अप्लाई फॉर द एप्लीकेशन, ताकि लोग ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ जाए ना, न्यू एप्लीकेशन आ जाए। रिक्रूटमेंट कैसे होता है आपका, फर्स्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेस और फिर होता है आपका इंटरनल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस में क्या आ गए आपके, प्रमोशंस हो गए, जॉब रोटेशन हो गया। जॉब रोटेशन क्या है कि किसी पर्सन को ए जॉब से निकाल करके बी पे डाल दिया, अपनी ही कंपनी में रोटेट किया। दैट इज द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, दैट इज प्रमोशंस, जॉब रोटेशन, और आप ट्रांसफर्स भी कह सकते हो। ट्रांसफर्स में आप प्रमोशंस भी कर सकते हो, डिमोशंस भी होते हैं। ये हो गया ट्रांसफर्स। डिसमिसल्स निकाल दिया, फिर क्या है, ट्रेनिंग देके उनको एक अच्छे जॉब पे आप लेकर आए। दैट इज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट का डेफिनेशन कर लिया, मोर देन सफिशिएंट यहां से। फिर सिलेक्शन करोगे। सिलेक्शन में क्या है कि नेगेटिव प्रोसेस होता है, आपके पास जितने भी एप्लीकेशन आए एट द रिक्रूटमेंट स्टेज, वहां से आपने लोगों को सिलेक्ट करना शुरू किया थ्रू अ प्रॉपर प्रोसेस। आपने पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस किया है, सो आपने सिलेक्शन कर दिया। इंडक्शन, इंडक्शन क्या है, एक स्टाफिंग का ही प्रोसेस है जहां पे इंडक्शन होता है, ओरिएंटेशन होता है। पहली बार जब क्लाइंट एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो वहां पे उसको प्रॉपर एक प्रोसेस दिया जाता है, बताया जाता है अपनी कंपनी के बारे में, कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में, सो दैट ही शुड बी कंफर्टेबल विद द ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग एटमोस्फेयर। उसे आप क्या कह देते हो ना, इंडक्शन कहते हो। दे शुड नोट कि वहां पे प्रोसीजर्स क्या है, प्लेसेस क्या है, पीपल, ऑपरेशंस और मैनेजमेंट साइकिल क्या है। प्रमोशंस दे सकते हैं, प्रमोशन इज अ काइंड ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो आपने किया है। इवेल्युएट करते हैं उनकी परफॉर्मेंसेस ऑन द वेरियस पैरामीटर्स। एग्जिट, जो लोग छोड़ना चाहते हैं उनको क्या है, that are also part of human resource function and development. Exit of the employees is caused due to the completion of service period. कई बार क्या होता है कि उनका एक पूरा, अगर 65 ईयर्स का अगर उनका एक पीरियड है काम करने का, तो पीरियड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, तो एज ऑफ रिटायरमेंट उनका कंप्लीट हो गया। इट इज द रूटीन, यूजुअल एंड नेचुरल प्रोसेस, तो ये होगा ही होगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको क्या कर दिया, अप्रेज कर दिया। प्रमोट नहीं किया, इज सिंपली दैट कि उनकी सैलरीज क्या कर दी गई हैं, हाइक कर दी गई हैं। समटाइम्स सेल्फ अप्रेजल स्कीम्स आर इंट्रोड्यूस फॉर द टॉप मैनेजमेंट एम्प्लॉयज। ठीक है, और क्या आपके पास, ये तो आपने कर लिया, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन, एग्जिट, परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज। देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल में, और अगर हम इसको डिटेल में जाएं और आपसे डिटेल में पूछते, देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल में वो क्या कराएगा, स्वॉट एनालिसिस कराएगा। स्वॉट एनालिसिस सबको पता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो हर किसी से ये एनालिसिस किया जाता है। इट्स अ टूल अप्लाइड एट द टाइम ऑफ गिविंग सैलरी इंक्रीमेंट, और हर साल किया जाता है जब 11-12 महीने एक एम्प्लॉय को हो जाते हैं। सो एवरी टाइम दे हैव बीन गिवन अ ऑप्शन टू इंक्रीज देयर सैलरी। तो स्वॉट एनालिसिस किया जाता है कि एम्प्लॉय के स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है। देन आप ये कर सकते हो, ये डायग्राम कर लो कि 7 स्टेप्स फॉलो होंगे एक परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए। ये अच्छे से करना, पैराग्राफ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, ये 7 प्रोसेस आप अच्छे से कर लो, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस एनालिसिस आपको इन डिटेल आता है 9 मार्क्स में लिखने के लिए, तो आप ये प्रोसेस लिख सकते हो। इफेक्टिव परफॉर्मेंसेस एनालिसिस क्या होता है कि व्हेन एट द एम्प्लॉयज हैव टू गिवन द सैलरी, जब एम्प्लॉयज को अराउंड 1 साल पूरा हो जाता है तो उनको क्या करना है, उनको सैलरीज इंक्रीज करना है, तो इफेक्टिव परफॉर्मेंस एनालिसिस देना है। वहां पे एम्प्लॉयज के बिहेवियर को टेस्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन और नॉलेज को चेक किया जाता है थ्रू वेरियस टेस्ट कंडक्शंस, प्रिसीजन, एक्यूरेसी और प्रॉम्प्टनेस। तो इस तरीके से करके आपके पास ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स आपको नहीं छोड़ने, यू हैव टू डू दिस स्टेप। ट्रेनिंग, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब मेथड ट्रेनिंग लिख के आओ, हो जाएगा। देन ये देखो ट्रेनिंग के बारे में वही है,
इंडक्शन ट्रेनिंग, जब सबसे पहले एम्प्लॉय बिजनेस में आता है तो उसको इंडक्शन ट्रेनिंग, फिर जब वो काम कर रहा है तो साथ साथ उसको उसको काम सिखाया जाता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करना है, बिहेवियरल ट्रेनिंग कैसा होना चाहिए, हाउ टू परफॉर्म इन द बिजनेसेस, देन टेक्निकल स्किल, मैनेजरियल एंड क्वालिटी सर्कल्स क्या होना चाहिए, TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और ट्रेनिंग के बेसिस पर देख सकते हो। आई एम नॉट डूइंग दिस चैप्टर इन वेरी डिटेल बिकॉज एक वीडियो में इतना कवर करना पॉसिबल नहीं है, सो डिटेल में हम नहीं कर रहे, बट हाँ मुझे इतना पता है कि अगर आप इतना शॉर्ट में भी करके जाओगे ना तो यू विल एबल टू राइट डाउन द आंसर्स। फिर देखो, या वेजेस एंड रेम्युनरेशंस, वेजेस किसको दिए जाते हैं, लेबर को, सैलरीज किसको दी जाती हैं, फिक्स स्टाफ को, तो ये तो आपको सबको पता है। सो देयर आर वेरियस थ्योरीज ऑफ वेजेस जो आपने अपने कॉस्ट अकाउंटिंग में कर लिया है, कैलकुलेशंस ऑफ वेजेस किए होंगे ना। सो इट इज बिलीव दैट वेजेस आर फिक्स्ड एज पर द डिमांड एंड सप्लाई। वो कह रहा वेजेस हैव बीन टर्म्ड एज अ रिवॉर्ड फॉर द लेबर, जिसको आप मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड में भी कह सकते हो। मॉनेटरी में क्या हो गया, पैसा जा रहा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज्यादा है तो मॉनेटरी रिवॉर्ड ज्यादा, जितना ट्रेनिंग, जितना एक्सपीरियंस, जितना ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा, उतना उसका एक्सपीरियंस ज्यादा, उतने उसके मॉनेटरी रिवॉर्ड ज्यादा हो जाएंगे। Okay, the main aim of the wages and salary system is to attract, retain and motivate the youth, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, मोटिवेट रह सके। टू अट्रैक्ट, स्पेसिफिक एम्स क्या होते हैं, क्यों इंक्रीज किए जाते हैं, ताकि क्वालिटेटिव ह्यूमन रिसोर्स उनके पास रहे, एक अच्छी क्वालिटी के लोग जो है बिजनेस छोड़ के ना जाएं, ऑर्गेनाइजेशन ना छोड़ के जाए। सुटेबल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टू प्लान फॉर देयर रिवॉर्ड्स एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस। अब ये बैलून क्वेश्चन कर सकते हो, रीड करना। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स के क्या क्या होता है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले ये डिटरमिन करती है कि उनका जो है एक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस पर्पस के लिए जो है ह्यूमन रिसोर्स जो है उन्हें रिक्रूट करना है। आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, कि किस तरह के एक्टिविटीज में कैसे, दिस इज अ काइंड ऑफ ना, आपने जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस किया है 12th में, तो सिमिलर वैसा ही है, यहां से कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में देखो, सबसे पहला क्या है आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे एक स्ट्रेट लाइन कमांड एग्जिस्ट करता है फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोएस्ट पॉइंट, ये आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जाम्पल, एक फाइनेंस कंपनी है, अगर फाइनेंस में सबसे ऊपर कौन होगा हायरार्की में, आपके पास चीफ अकाउंटेंट, उसके अंदर कौन काम करेगा, फाइनेंस अकाउंटेंट ऑफिसर एंड क्लर्क्स काम करेंगे, दैट इज द लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। लाइन एंड स्टाफ दोनों हो गया, ठीक है, जिसमें लाइन भी है और स्टाफ भी, ये हो गया आपका लाइन। और स्टाफ में कौन हो गया, कि सिर्फ रिसर्च डेवलपमेंट ऑफिसर्स और एडवर्टीजमेंट और प्रमोशनल ऑफर्स हैं। देन प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो डिवाइड ही किसके बेसिस पे होंगे, आपके प्रोजेक्ट के बेसिस पे। सपोज एक प्रोजेक्ट ए बना रहा है तो सिर्फ उसका ऑर्गेनाइजेशन अलग कर दिया और प्रोजेक्ट बी अलग हो गया। मैट्रिक्स, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फंक्शनल, कि कौन कौन से फंक्शंस हैं, कि एक ह्यूमन रिसोर्स बना रहा है, एक मार्केटिंग फंक्शन है, एक प्रोडक्ट फंक्शन है और एक प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब एक के अंदर आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। सीईओ है कंपनी का, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल और इंजीनियर, ये क्या है आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। और हर फंक्शन के अंदर आपके प्रोजेक्ट्स डिवाइड हो गए, दैट इज प्रोजेक्ट बी। तो ये मैट्रिक्स भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कि अगर एक साउंड, देखो सारे प्रिंसिपल्स आपके ऑलमोस्ट वो 14 प्रिंसिपल्स हैं जो आपने फ्यूल के किए हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड कर दो एज पर जिसको सबसे अच्छा आता है, टू अचीव स्पेशलाइजेशन। यूनिट ऑफ कमांड, कि हर एक subordinate will be accountable to only one superior. Authority or responsibility should go hand in hand. Scalar chain, there should be a proper chain of communication. डिपार्टमेंटलाइजेशन, हर किसी काम को उसके नेचर के बेसिस पे डिपार्टमेंटलाइजेशन, दैट मीन्स डिवाइड कर दो। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन मीन्स सारा काम एक ही जगह होगा और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि काम को आप अलग अलग जगह डिवाइड कर सकते हैं। डिसीजन शुड बी टेकन एट अ लोअर लेवल। देन ह्यूमन रिसोर्स को कैसे यूज करना है, टू अवॉइड द डुप्लीकेशन ऑफ मैन एंड मटीरियल एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये आप छोड़ सकते हो, ठीक है, यू कैन स्किप दिस, इंपॉर्टेंस जरूर कर जाना, ठीक है। दिस इज अबाउट द 7th चैप्टर। लास्ट एक बार आपका जो थर्ड
लेसन है उस पर भी नजर मार लेते हैं, सो दैट कि आपका पूरा यूनिट कवर हो जाए। देखो, मार्केटिंग एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, आपके 4 P's नहीं छोड़ना। मार्केटिंग का डेफिनेशन कर लो, एक्सचेंज मैकेनिज्म होना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए, फिजिकल सप्लाई दैट मीन्स प्लेस जरूर होना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन करो, मोर देन सफिशिएंट है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट्स, मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग का डिफरेंस ये तो आपने बहुत अच्छे से किया, क्योंकि सेलिंग सिर्फ कब शुरू होती है, आफ्टर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब प्रोडक्ट बन गया उसके बाद क्या होगा, आपका सेलिंग शुरू होगा। लेकिन मार्केटिंग कब शुरू हो जाता है, मच बिफोर सेलिंग ऑफ, मच बिफोर मेकिंग ऑफ द प्रोडक्ट, जहां पे एनालिसिस होना शुरू हो जाता है कि कस्टमर्स कौन से हैं, टारगेटेड कस्टमर्स ढूंढे जाते हैं, कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस एंड डिमांड ढूंढी जाती है। दैट इज द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पे दिया भी है कि आपके सेलिंग कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का डिफरेंस। सेलिंग में फैक्ट्री बन गई, प्रोडक्ट बन गया, सेलिंग बन गई, और प्रॉफिट थ्रू क्या होगा, सिर्फ प्रॉफिट, प्रमोट करना प्रोडक्ट को और सेल करना। लेकिन मार्केटिंग में कस्टमर सेटिस्फेक्शन डिपेंड करता है। एंड व्हाट एल्स इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन स्मॉल आप लिख दोगे, देन क्या है, डू दिस मार्केटिंग सेगमेंटेशन ऑल्सो। मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्या होता है, इट इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर्स हु डिफर इन द टर्म्स ऑफ नीड, है ना। अलग अलग कस्टमर है, सबके नीड, प्रेफरेंसेस, बाइंग कैपेसिटी, हर चीज अलग अलग है। तो हर कस्टमर को अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स में डिवाइड कर देना इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स इज नोन एज मार्केटिंग सेगमेंटेशन। सच डिवीजन इज कॉल्ड मार्केटिंग सेगमेंटेशन। अभी किसी भी बेसिस पे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कार बाइंग का ही ऑप्शन ले लो। कार बाइंग में क्या कि देयर इज अ कार फॉर एवरी सेगमेंट बायर्स। देयर आर एसयूवीज, बीएमडब्ल्यूज, तो लग्जरी सेगमेंट के लिए लग्जरी कार्स एंड देयर आर फॉर द कन्वीनियंट कार्स एसयूवीज हो गया, फिर उसके नीचे के मॉडल्स एंड देयर फॉर कार्स फॉर 6 to 7 लाख एज वेल। दैट इज नोन एज मार्केटिंग सेगमेंटेशन, जहां पे मार्केट को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द कस्टमर्स प्रेफरेंसेस। देखो किस किस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, ज्योग्राफिकल एरियाज के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो, डेमोग्राफिक मतलब फैमिली साइज कितना है, इनकम क्या है, ऑक्यूपेशन, फैमिली साइज के बेसिस पे कार डिवाइड कर देगी, कितना फैमिली है उसके बेसिस पे, एजुकेशन एंड रिलीजन, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की लाइफस्टाइल, सोशल स्टेटस कैसा है, एंड बिहेवियरल सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन वाला टॉपिक कर लेना, इंपॉर्टेंटली आता है। देन मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स में तो मैम हमने 12th बहुत सारा पढ़ा है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। ये रहे आपके प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशंस, छोड़ना नहीं है, ये आप कर लेना। सारे प्रोडक्ट मिक्स में क्या है आपके पास, कंज्यूमर, कैपिटल, ये सब है। देखो प्रोडक्ट का कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग, स्पेशलिटी, अनसॉर्ट प्रोडक्ट। प्राइस, प्राइसिंग के फैक्टर है कि किस तरीके से प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज आपकी जो है फिक्स होंगी। प्रमोशंस, कैसे प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, एंड इवैल्यूएशन ऑफ द मार्केट। सो दैट इज इट ऑल अबाउट द चैप्टर। इससे ज्यादा हम ये चैप्टर नहीं करने वाले हैं, फर्स्ट 2 चैप्टर करोगे तब भी आपका निकल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम फॉर टुमारो। दिस इज ऑल फॉर दिस यूनिट 5। थैंक यू सो मच।